अच्छा, आप दो ही हैं, स्टार्ट। कोई और किसी और की प्लान है? नहीं नहीं, हम दो ही हैं। बुला लो किसी सारा और आप। को बुलाना है तो। वो अच्छा। फिर ये होता है कि सारा आप ही ले जाती है, सारी महफिल आप ले जाते हैं ना। नहीं तो वैसे भी हम दो ही होंगे, तो हम दोनों में से भी ये या तू है या मैं हूँ। सो व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ, और उससे पहले अह, तालिबान कैसे और कहाँ और क्यों पैदा हुए? यार तालिबान तो, एक तो लोगों की मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी है कि तालिबान ये वही तालिबान है सेम जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे। हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा। जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो वो बेसिकली सोवियत यूनियन का एक बंदा था जो अफगानिस्तान में उस टाइम सदर लगा हुआ था या वज़ीर आज़म लगा हुआ था, मुझे याद नहीं। उसको बचाने के लिए आए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन को बेसिकली गर्म पानी चाहिए। सोवियत यूनियन का अगर आप नक्शा देखो तो ऊपर सारा जो है ना बर्फ़ है, और साल में कोई 2 महीने उनकी बंदरगाहें खुलती हैं, वरना बंद रहती हैं। तो उनके पास गर्म पानी की एक्सेस बहुत कम है। तो उनको गर्म पानी चाहिए था, तो वो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर वो पाकिस्तान में एंटर होना था उन्होंने। तो उस वक्त पाकिस्तान में भी बड़ी तहरीक चल रही थी, सुर्ख है, वो इस तरह करके, पता नहीं क्या सुर्ख है, इस तरह के नारे चलते होते थे। तो सो बेसिकली ये था कि अफगानिस्तान के बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान को पता था, पाकिस्तान को अपना मसला पड़ गया था, तो पाकिस्तान ने इस वजह से इसके अंदर इंटरवीन किया। अमेरिका, क्योंकि दुनिया में दो सुपर पावर थी उस टाइम पे, एक अमेरिका एक अफगानिस्तान। अमेरिका को एक दूसरे सुपर पावर को हराना था, अमेरिका इस वजह से इन हुआ था। फिर अमेरिकन मनी, पाकिस्तान की ट्रेनिंग, और अफगानियों ने खुद जो है फिर वो मुजाहिदीन उस वक्त बने थे। ये रशीद दोस्तम, गुलबदीन हिकमतियार, ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये सारे उसी दौर के लोग हैं। तो इन्होंने जनाब लड़ना शुरू किया सोवियत के खिलाफ। सोवियत एट द एंड ऑफ द डे वो चला गया, खुद वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि रशियन कैंप के अंदर उस वक्त रशियन कैंप के अंदर उस वक्त होता था इंडिया। अफगानिस्तान में क्योंकि सोवियत की पपेट गवर्नमेंट थी, तो इंडिया भी अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होता था। तो जब ये सोवियत चले गए, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू होगी इन बिटवीन। एक ग्रुप को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप को इंडिया सपोर्ट कर रहा था। तो लड़ाई ये चलती रही कि कौन जो है ना पावर में आएगा। वो लड़ाई चलते 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 तुम्हें पता है, फिर जब सिविल वॉर बढ़ती है तो उसमें ये नहीं देखते कि क्या सच है क्या झूठ है, कौन हक पे कौन हक पे नहीं है। फिर उसमें बहुत सारे इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो उन बिटवीन एक एक गांव था, उसके अंदर एक ये हुआ कि किसी बंदे ने ना एक औरत को रेप कर दिया। तो उस गांव के जो इमाम मस्जिद थे वो उठे, उनको पता चला, वो उठे, उनके साथ कोई अपने 4-5 तालिबान थे, या कोई लोग 10 कहते हैं, कोई 15 कहते हैं, कोई कितने कहते हैं। खैर उनके साथ उनके कुछ तालिब थे। तो वो गए, उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, और एक टैंक था, टैंक की वो जो नॉब होती है ना, नोजल होती है, उसके ऊपर उसको लटका दिया। यहाँ से तालिबान स्टार्ट हुए थे। उसके बाद फिर वो अच्छा। मतलब इकट्ठे होते गए, और तालिबान ने बेसिकली जिन लोगों ने सोवियत से लड़ा था उनके खिलाफ लड़के अफगानिस्तान पे कब्जा हासिल किया था 1996 में। सही हो गया, और सही हो गया। 5, और वो जो इमाम मस्जिद थे उनका नाम था मुल्ला उमर। ठीक है। अब लोग ये समझते हैं कि ये वही तालिबान है जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते रहे, हालांकि ऐसा नहीं है। फिर लोगों की एक और मिसकंसेप्शन है कि जी तालिबान जो अफगानिस्तान में है वही तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान में। हालांकि ऐसा नहीं हाँ। है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो नाम ही उनका इस वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा गया था, क्योंकि उनको उनके किए हुए काम को तालिबान के ऊपर डालना था। क्योंकि एक आम आदमी होता है ना, उसको नहीं पता होता कि क्या हुआ है। जी जी। आम आदमी क्या पता है, उसके लिए ये भी तालिबान, उसके लिए वो भी तालिबान, ऑन ग्राउंड का नहीं पता। या तो जो बंदा रिसर्च करे, पढ़े, स्टडी करे, तो फिर उसको पता लगता है कि यार क्या सीन है। अच्छा, ये सोवियत यूनियन क्या है, सोवियत यूनियन? यार सोवियत यूनियन जो है ये बेसिकली जितने भी ये स्थान वाले कंट्रीज है ना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, और बोलते हैं किर्गिस्तान, ठीक है, ये सारे कंट्रीज, और इसके साथ कुछ दो और भी कंट्रीज है। इन सबको मिला के सोवियत यूनियन होता था। उस वक्त कम्युनिज्म, उस दौर में कम्युनिज्म के दो आइडियाज थे। एक था ये सोवियत यूनियन का बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा क्या नाम था। और एक था चेयरमैन माओ, स्टालिन, एक स्टालिन था और एक चेयरमैन माओ था। तो स्टालिन का भी कम्युनिज्म था, उसका आइडिया कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था जो माओ का कम्युनिज्म था उससे। लेकिन दोनों कम्युनिस्ट थे। लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि माओ की लड़ाई हो गई स्टालिन के साथ। तो वो उस वक्त सोवियत यूनियन अकेला लड़ रहा था, चाइना उस वक्त अमेरिका के साथ था। ठीक है, अच्छा। वही चाइना जो आज अमेरिका के खिलाफ है। और वही सोवियत यूनियन का बचा हुआ हिस्सा रशिया, वो आज चाइना के साथ है। ये इस तरह से हिस्ट्री प्ले आउट करती है।
तो अफगानिस्तान में कितने कंट्रीज आ चुके हैं? ये सोवियत यूनियन यानी रशियंस भी आ चुके हैं, अमेरिकस भी आए, इससे पहले भी कोई आया था? इससे पहले सर 1870 के अंदर, मेरे ख्याल से 1870 के अंदर शायद, हाँ 1870 के अंदर आए थे अंग्रेज पहली मरतबा। तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, पहले तो अपना एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैब्लिश की थी, अपना बादशाह वहाँ पे जो है ना उन्होंने लेके आए थे। उसके बाद ये लोग फिर अपने सामान समून लेके वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए। जैसे पाकिस्तान इधर बरसगीर में आए थे तिजारत करने के लिए और ये सारा कुछ करने के लिए। कुछ इनकी आर्मी भी इनके साथ थी, कुछ इनके बिजनेसमैन भी इनके साथ थे। खैर वो वहाँ पे रहना शुरू हो गए। गवर्नमेंट भी अपनी अलाइड गवर्नमेंट थी कि जो चाहो मर्जी करो, जैसे पाकिस्तान में होता है जो मर्जी करो कोई नहीं पूछेगा। तो इन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिए, लोगों के साथ ज्यादतियाँ, एक लोगों को रेप, औरतों को रेप करना शुरू कर देना, इस तरह के काम होना शुरू हो गए। तो जब ये काम बढ़ने लगे तो फिर अफगानियों ने पकड़ के मारना शुरू किया इनको। जब मारना शुरू किया वो हालात ख़राब होते गए, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने मुआहदा किया कि हमें वापस जाने दें। इनका कोई एक था, कोई कैंप था जलालाबाद के पास है, जलालाबाद से थोड़ा सा आगे, और उस रास्ते के अंदर ना दो साइडों पे पहाड़ियाँ, दरमियान में रास्ता है। तो ये अफगानी सारे पहाड़ियों पे चढ़ गए और वो रास्ते के अंदर से गुजर रहे थे, और चुन चुन के एक एक बंदे को उन्होंने मारा और सिर्फ एक डॉक्टर को वापस जिंदा भेजा था ताकि वो जाके बता सके वो भी जख्मी हालत में। उसके बाद फिर इनकी दो और जंगें हुई थी जिसमें इनके फौजी गए थे, क्या नाम है, क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब जो ब्रिटेन एम्पायर था उसका कुछ था। दो तीन जंगें टोटल हुई थी, लेकिन तीनों जंगों में जो है ना अफगानिस्तान के लोगों ने वही हाल किया जो फिर बाद में रशिया की किया और फिर बाद अमेरिका का हुआ। ऐसे थोड़ी उसको कहते हैं ग्रेड ऑफ फायर। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये भी देखा कि चाइना ने कहा है कि हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तालिबान गवर्नमेंट को। तो ये हाँ क्या पूरी दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? एक इमर्जिंग सुपर यार पावर ने यस कर दी। देखो, अमेरिकन सुपर पावर ने ऑलरेडी यस की हुई थी, ये तो अब वो पब्लिकली आया है। अमेरिका क्यों भागा है? अमेरिका इस तरह से निकला है, अमेरिका को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार रशिया और चाइना जो है ना हमें मिलके ब्लीड करा रहे हैं। मतलब वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो पैसा भी शायद दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, असला पता नहीं दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, लेकिन वो टोटली सपोर्ट कर रहे हैं और वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि यार अमेरिका इधर ही बैठा रहे, ब्लीड होता रहे, जितना ब्लीड हो सकता है होता रहे। ठीक है, उनके लिए बेनिफिट था। और दूसरा चाइना, और बाद में जब हालात थोड़े से चेंज हुए, कोविड आ गया और अमेरिका इंडिया, सॉरी चाइना इंडिया के अंदर घुस गया और वर्ल्ड स्टेज के सिनेरियो थोड़े से चेंज हो गए, तो अमेरिका को ये था कि यार चलो अब हमने निकल, जंग तो वो ऑलरेडी वैसे ही हारे हुए थे, मतलब कुछ इलाकों पे उनका कब्जा, ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए होता है ना, मतलब फ्रंट के जो इलाके होते हैं ना, बड़े बड़े शहर हो गए, मतलब आप ऐसे देख लो जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या हो, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, पिंडी के अंदर, पिशावर के अंदर, इस तरह के शहरों के अंदर आपका कब्जा हो और बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी और का कब्जा हो। ठीक है, पहले सिचुएशन ये थी, सही है। तो अमेरिकन प्लान ये था निकलने का कि यार चलो यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से हम निकलेंगे तो पीछे जो है ना ये आर्मी भी है पड़ी, और ये क्या नाम है इसका, रशीद दोस्तम भी है पड़ा, और फलाना भी है और फलाना भी है। तो ये जो है आपस में इनके साथ लड़ना शुरू करेंगे, जैसे पहले सोवियत गया था तो मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े थे। तो ऐसे दोबारा आपस में लड़ेंगे, वो लड़ेंगे तो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी कहानी, तो हम भी फिर उसके अंदर खेलेंगे सिविल वॉर, फिर एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होगी तो सी पैक जाएगा, सी पैक जाएगा तो हमारा जो एनिमी है चाइना, उसकी गर्दन पे पाँव आ जाएगा आराम से। तो ये उम्मीदें लेके निकले थे यहाँ से, लेकिन उनकी उम्मीदों पर बेचारा अफगानिस्तान, तालिबान ने कुछ 6 दिन लगाए हैं, 7 दिन, सारी उम्मीदों में बेचारों पे पानी फेर दिया है। अच्छा, 15 अगस्त को 15 अगस्त सर वो शुरू हुए हैं, मतलब जुलाई के अंदर उन्होंने क्या किया, जुलाई के अंदर उन्होंने ये करना शुरू किया था कि जितने भी कैपिटल्स थे ना सूबों के, उसकी सारी सराउंडिंग्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, एंड ऑफ जुलाई पे उन्होंने सारे बॉर्डर एरियाज पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, वो शहरों की तरफ नहीं आए थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो होती है ना, जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग्स हो गई, ठीक है, हाईवेज हो गए, रोड्स हो गई, वो कब्जा करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सप्लाई लाइन काटना शुरू कर दी। वीडियोस, आपने वीडियोस पर देखी नहीं देखी, वीडियोस आती थी, वो टैंकर रोके हुए हैं तेल के, ठीक है, सामान के, जो ये गवर्नमेंट्स को और मिलिट्री को चाहिए होते हैं, वो रोक रोक के उनका तेल बहाई जा रहे थे, जाया करते जा रहे थे, उनकी सही सही सप्लाई सही। लाइंस काटना शुरू कर दी थी। तो जब आपने सारी सराउंडिंग्स पे कब्जा कर दिया और सप्लाई लाइन सारी काट दी हो, फिर अमेरिका भी चला गया हो, फिर वो फौज किसी नजरिए पे भी ना खड़ी हो, सिर्फ पैसे के पीछे खड़ी हो, तो ताश के पत्तों की तरह डीप बिखर रूटेड, जाती है। डीप रूटेड हाँ, करप्शन। डीप रूटेड करप्शन। तो वो ऐसी फौजें जो होती है, वो ऊपर के लोग भी खा रहे हो, मतलब इंडिया का देख लो ना, अभी इंडिया का हाल क्या है, इंडिया की फौज में भी यही चल रहा है ना।
ठीक है, इंडिया का भी जिस दिन मतलब इंडिया का फड्डा शुरू हुआ या एक ओपन वॉर शुरू हुई तो इंडिया की फौज भी ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएगी। सही 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 सही। अच्छा, अभी मैं ना एक ज्यूइश इन्फ्लुएंसर है इजराइल का, तो उसकी वीडियो हम्म। देख रहा था, तो वो कह रहा था कि 100 ईयर्स बाद ना एक सुपर पावर खत्म हो रही होती है तकरीबन। ठीक है, तो हम्म। अभी पहले रशिया था सुपर पावर, अब यूएस था, तो वो भी तकरीबन एंडिंग में, अब चाइना उभर रहा है, ये ईस्ट उठ रहा है। हम्म। ठीक है, अफगानिस्तान के बदलाव के बाद ईस्ट उठ रहा है, क्योंकि चाइना ने भी आर्मी भर दिया है, एंड पाकिस्तान भी उसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। तो वो हम्म। ये सारा कुछ बता रहा था, कहता कि ये ईस्ट उठेगा तो ये सारी जितनी फीमेल्स हैं ये सब घरों में बंद हो जाएंगी, ये होगा तो वो होगा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद ईरान में भी यही हुआ है, तो ईरान भी ईस्ट में ही आता है। सही हो गया। हम्म। तो एक हम्म। और कंट्री का नाम लिया था, मुस्लिम कंट्री थी वो, तो उसका भी ऐसे ही हम्म। नाम ले रहा था, कहता कि हमें आज आके इन सब को निमटने के लिए ना इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो पहले कौन सा नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये, अमेरिका को कौन सा 100 साल हुए हैं एज अ सुपर पावर? 100 साल तो नहीं हुए अमेरिका को। नहीं, वो किसी का कोट कोट कर रहा था ना, कि ये कोट है उसका कि हाँ। 100 साल तक एक सुपर पावर रह सकती है बस। हाँ लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है, लाजमी नहीं है। अब देखो ना, जैसे हम लोग 3-4 एग्जांपल देख लेते हैं। ऑटोमन एम्पायर 600 साल। हम्म। ठीक है। उसके बाद उससे पहले जो खिलाफतें थी, मतलब अब्बासी खिलाफत है या वो और कौन सी थी, अब्बासी थी और कौन कौन सी, काफ़ी सारी थी बीच में और भी आई थी, जो हमारी मुस्लिम खिलाफत थी जो अरबों में थी। फिर उसके बाद आप पीछे और चले जाओ पीछे, कई कई ऐसी पावर्स आई हैं जो कई सदियां रही हैं, कई ऐसी पावर्स आई हैं जो सिर्फ चंद साल रही हैं। मतलब अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो है सोवियत यूनियन था, ज़ारे रूस था और ब्रिटेन था, बरतानिया। ये 3 पावर्स थी दुनिया के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद दुनिया के अंदर 2 पावर्स रह गई, एक रशिया, सोवियत यूनियन, और एक अमेरिका, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फिर 1970s 80s के अंदर जो है ना रशिया भी टूट गया। ठीक है। फिर एक सुपर पावर रह गई, अमेरिका, 80s के बाद से लेके 2020 तक। तब अमेरिका ने मतलब वो होता है ना, अकेले ही दुनिया एंजॉय की है, घूमे फिरे, उसको दुश्मन चाहिए था, दुश्मन उसने ढूंढ लिया मुसलमानों को। फिर इधर ले दे के उधर घुस जाए, उधर जो जनाब, पहले अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी, उसके बाद इराक पे चढ़ाई कर दो, इराक पे क्यों चढ़ाई करनी है, वहाँ पे जी केमिकल वेपन है, वो केमिकल वेपन उसामा बिन लादेन के पास जा सकते हैं, तो इराक पे चढ़ाई कर दी, उधर से निकला कुछ नहीं। फिर आप देखो मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज उन्होंने उड़ा दिए, अफगानिस्तान अफगानिस्तान अब दोबारा तालिबान के हाथ में आ गया। तो ये जो थ्योरी है ना कि 100 साल रहती है कोई सुपर पावर या नहीं रहती, ये थ्योरी मैं तो कम से कम इसको नहीं मानता सही, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देखो, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कितनी रहती है। हाँ, हिस्ट्री में ये चीज़ फॉर श्योर है, अगर आप स्टैट्स देखो, जब भी 2 सुपर पावर्स है ना, 2 सुपर पावर्स हो या 2 से ज़्यादा सुपर पावर, जब भी एक सुपर पावर गिर रही होती है और एक सुपर पावर इमर्ज हो रही होती है, तब जंगें होती हैं, तब फड्डे होते हैं, तब लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, क्योंकि पावर को कोई ऐसे हाथ से जाने नहीं देता। अभी हम तो वही चीज़ यानी अपने अपने आप अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहे हैं। आप फड्डे का इशारा दे रहे हैं। फड्डा हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा फड्डे का इशारा, फड्डा हो रहा है इस टाइम पे। फड्डे का अच्छा तरीका अच्छा। का डिफरेंट है, मतलब फड्डा ऐसे नहीं हो रहा कि टैंक खड़े हुए हैं, बुलेट्स फायर हो रही हैं, ठीक है, धड़ाधड़ जनाब, जैसे पहले हम लोग सोचते हैं ना, मूवीज में देखते हैं जंगे हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे जंगे नहीं हो रही। मैं तुमने नोट किया होगा, मैंने ग्रुप के अंदर दो तीन बार एक वो भेजा है, एक पिक्चर भेजी है जिसमें वो बता रहे हैं पीस वॉर और उसके सेंटर की जगह। हाँ। ठीक है, वो बेसिकली उसको कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। मतलब जंगें जितनी भी हैं ग्रे जोन में हो रही हैं। मतलब फौजी से लड़ना ये एक एस्पेक्ट है जंग का। एक समझ लें आप, एक क्या कह सकते हैं, एक कमांड है, एक थिएटर है जो एक फौजी फौजी से लड़ता है। ठीक है, वो आप देख रहे हो अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन उससे हट के आगे होना, देखो पहले दुनिया में जंगें कैसे होती थी, पहले होती थी हाथों से, शुरू के दौरों में हाथों से होती होगी। ठीक है, ये पत्थरों से होती होगी। फिर उसके बाद तलवारें आई। ठीक है, फिर तलवारों के बाद आपके पास गन्स आई। ठीक है, फिर गन्स के बाद आपके पास तोप आई। ठीक है, तोप के बाद क्या हुआ कि आपकी हो गई ये बर्री फौज जो जमीन पे लड़ती है। फिर ये मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट्स होना शुरू हो गए, ये जमीनी फौज है जो जमीन पे लड़ती है, तो इसके ये इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आपके पास एयरफोर्स आई। ठीक है, ये सेकंड आपकी वॉरफेयर की वो शुरू होगी। फिर एयरफोर्स के बाद थर्ड आपके पास क्या आई, नेवी, सॉरी सेकेंडली नेवी आई, थर्ड एयरफोर्स आई।
ठीक है, मतलब आप समुद्रों में फिर लड़ने शुरू हो गए, फिर आप स्पेस में लड़ना शुरू हो, हवा में लड़ना शुरू हो गए, एयर में। अब आज की दुनिया को आप देखो तो आपके पास वॉरफेयर के बहुत सारे डोमेन्स हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक कहलाता है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन। स्पेस वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तो तरीकाकार है ना, उसके अंदर जो टाइप्स हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गई। आपके ये जो डेमोक्रेसी होती है, ये जो जमहूरियत होती है, ये क्या होती है? ये भी एक वॉरफेयर का तरीकाकार है, ठीक है। ये आप ये खबरों में कैसे? सुनते हो कि फैक्ट, ये कैसे, मतलब ये ऐसे ही होता है ना कि यार आपने क्या किया कि एक बंदा पकड़ा, मतलब हामिद करजई या अशरफ गनी, ये कौन है? ये जमहूरियत का लंबरदार है, ये यहाँ पे अमन कायम करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। वो उनकी खबरें सुनी है, वो बैग्स के बैग्स डॉलर के भर के लेके निकला है। तो ये जमहूरियत, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत बेसिकली यही है कि आप जो है ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हो जो सूदी निज़ाम को प्रोटेक्ट करता है, बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनेशनल लॉज को प्रोटेक्ट करता है। जो आज का पूरा दुनिया का सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डेमोक्रेसी चाहिए, वरना डेमोक्रेसी से बदतरीन और चीज हो क्या सकती है? मतलब डेमोक्रेसी की सबसे बदतर एग्जांपल हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, इंडिया, ठीक है। हाँ। अच्छा, जो लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अभी अब बाइडेन साहब का कल मैं सुन रहा था, परसों वो कह रहे थे कि जी हम जो है ना एक समिट करेंगे, उस समिट के अंदर दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज को जो है ना इकट्ठा करेंगे और उनको बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे कि दुनिया के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स और ये और वो। अब बंदा इनसे पूछे, मतलब वैसे तो ये फिर ऑन टाइप होगा, लेकिन हम जैसे आम आदमी तो इनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी फॉर इंस्टेंस अगर बाइडेन मेरे सामने बैठा और मैं उससे पूछूं कि यार पहले एक बात बताओ, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी है? मतलब ब्लैक लाइव मैटर्स, ठीक है, मतलब वहां पे रेप केसेस, मतलब वहां पे, मतलब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर रोला डाला हुआ है, ग्वांतानामो बे इनका, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता रहा है वो इन्हीं के मीडिया आउटलेट्स बताते रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो बगराम एयरबेस खाली हुई है, इसमें क्या क्या होता रहा है, इन्हीं के अपने मीडिया आउटलेट्स बताते रहे, हम नहीं कहते, ठीक है। ये अमेरिकन के कहते रहे, सही है। तो इस तरह के, मतलब अब अमेरिका कहता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अमेरिका के खुद के अंदर डेमोक्रेसी क्या है? वो कैपिटल राइट्स, आपको मतलब कैपिटल के ऊपर, वो हिल के ऊपर जो अटैक हुआ था, अब ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से, ये जो सबसे ज्यादा छलांगे मारते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने, जिसने पूरी दुनिया का चोरी का पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये लोग फिर आगे हमें कहते हैं यार ह्यूमन राइट्स, मतलब पूरी दुनिया के यार हर गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके तुमने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। तो फिर तुम लोगों को आगे लेक्चर दो कि ह्यूमन राइट। फिर अब फैटफ, फैटफ क्या है? फैटफ सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है, ठीक है, इस वॉरफेयर के अंदर जो आप इस्तेमाल करते हो। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है उस पर फैटफ चुप है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। उसके बाद आईएमएफ क्या है, ठीक है। IMF लोन देता और क्या। आईएमएफ लोन देता है, लेकिन आईएमएफ उसी लोन के थ्रू आपके मुल्क के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करता है। हम्म। मतलब आईएमएफ या तो ये हो ना कि यार हमें पैसे दो, हमें कहेगा यार तुमने हमें पैसे वापस करने हैं, कैसे वापस करने हैं मेरा मसला नहीं, मतलब हम घर में लोन लेते हैं, हम लोग आमतौर पे लोन लेते हैं, किसी दोस्त यार से पैसे पकड़े, ठीक है। अब मैं 2 साल से कहा कि यार मुझे 50,000 उधार चाहिए, वो कहता है कि यार चलो ठीक है, तुम जो है ना ये ले लो, लेकिन वो मुझे ये तो नहीं कहता ना कि मैं तुझे 50,000 दे रहा हूँ, इस 50,000 से तो सिर्फ एक काम करेगा, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि तुमने जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसको गाड़ी लेने में इस्तेमाल करना है, और किसी काम में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। सही है। अब अगर मैंने सिर्फ गाड़ी लेने में 50,000 इस्तेमाल करना है, तो मुझे उस 50,000 का फायदा क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज ये, उस 50,000 से गाड़ी आ भी नहीं सकती, ठीक है, सही तो बात। मुझे कहीं ना कहीं से और से लोन उठाना पड़ेगा। सो बेसिकली वो मेरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं ना फिर, ठीक है। तो आईएमएफ भी यही है कि आप, ये यूनाइटेड नेशन क्या है? डिबेटिंग क्लब। आज तक यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? कोई बंदा वो मुझे एक चीज याद दिला दे, ठीक है, कोई एक काम बताएंगे यूनाइटेड नेशन ने जो है ना ये जनाब अचीव किया है, ठीक है। फलस्तीन को देख लो, कश्मीर को देख लो, वियतनाम वॉर को देख लो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा बेटा है। माशाल्लाह भाई। क्या नाम है इसका? नहीं, आजान आजाद। नहीं, ठीक है। तो ये सारे डिबेटिंग क्लब हैं, इनके बड़े बड़े लोगों के, इन्होंने बस बैठना होता है, शुगर मेला लगाना होता है, हंसना खेलना होता है। बाकी इन्होंने जितने भी चीज़ें बनाई हुई हैं, ये कहने में तो बहुत अच्छी होती है, कहने
सुनने में तो बहुत अच्छी होती है कि जनाब ह्यूमन राइट्स और ये और वो ऐसे और वैसे, लेकिन असल एजेंडा क्या होता है पीछे, वो बंदा अगर गौर से देखे फिर समझ आती है। सही। अच्छा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ऑन सीपैक? यार सीपैक का बेसिकली ऑलरेडी एक प्लान है चाइना का कि पाकिस्तान, अब एक तो सीपैक है ना, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब दो आधर से रोटी करती है और उसके अंदर से वो ट्रेन और सारी लॉजिस्टिक और यहाँ पे फैक्ट्रीज और सारा कुछ वो तो बनना है, ठीक है, वो तो हो रहा है इन प्रोग्रेस है। अब एक और शुरू हो रहा है सीपैक नॉर्थ, ठीक है, वो बेसिकली सीपैक का नॉर्थ का एक प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान से रोड्स और ट्रेन निकलेंगी थ्रू अफगानिस्तान, ठीक है, इनटू साउथ एशिया और बाकी सारी कंट्रीज के लिए। तो सही सही। चाइना का और रशिया और चाइना, अब देखो ना, अमेरिकन बेसिस ढूंढते रहे हैं ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इधर उधर वो क्यों ढूंढते रहे हैं, उनको किसने रोका था वहाँ पे आने से? रशिया ने, हाँ। ठीक है। रशिया भी ऑलरेडी इसके ऑन बोर्ड है ना चाइना के साथ। चाइना और रशिया आजकल जो है ना ये बिल्कुल ऐसे हुए हैं एक साथ। बड़ी कोशिश इंडिया ने बड़ी कोशिश की, बेचारा भागा दौड़ा, इधर जा रहा उधर जा रहा, कि जैसे पहले था ना कि रशिया और अमेरिका की लड़ाई हुई थी तो चाइना एक साइड पे था, अमेरिका के साथ था। तो उनकी कोशिश थी कि अभी चाइना और अमेरिका की लड़ाई है तो रशिया एक साइड पे हो जाए। उन्होंने बड़ा जोर लगाया बेचारों ने, लेकिन वो अच्छा, नाकाम वो हो गए। रशियन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि तालिबान गवर्नमेंट के अंडर अफगानिस्तान में मोर सिक्योर है, ना कि अशरफ हाँ गनी की हाँ 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 सर, इन्होंने तो सबने मिलकर प्लान तो किया है, सबने ऐसे थोड़ी, इन्होंने तालिबान को प्रॉपर सपोर्ट किया है कि हम आपके साथ हैं, आप जनाब फटे चक के रखें, आप नहीं होने देते अमेरिका को इधर। अमेरिका देखो, अब अमेरिका अफगानिस्तान पे अटैक भी नहीं कर सकता। क्यों? अमेरिका को एयरवे चाहिए, रास्ता चाहिए पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, सॉरी अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए। रास्ता उसको कौन देगा? ईरान में $400 बिलियन की चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ठीक ठीक है। है। दूसरा कौन है रास्ता? पाकिस्तान सीपैक, मतलब पाकिस्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो अमेरिका को वैसे ही समझ आ जानी चाहिए कि अगर उनके साथ इंडिया है तो हम तो उनके साथ नहीं होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद चाइना है, चाइना क्यों देगा? रशिया है, रशिया क्यों देगा? रशिया के जो सारे वो C5 जो है स्थान वाले स्टेट्स, कुर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी स्टेट्स हैं, वहाँ से कौन देगा? वहाँ पे रशिया बैठा हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका के पास कोई रास्ता ही नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। और अमेरिका को ये पता था कि अगर मैं ज़्यादा हड्डरमी करूँगा या ज़्यादा मसला करूँगा तो मैं इधर ही फंस जाऊँगा, इधर से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। मतलब चारों तरफ से ब्लॉकेट कर दे और अंदर मारना शुरू कर दे अमेरिका को, तो अमेरिका की वैसे 2% की इज्जत नहीं रही है इस मामले के बाद, तो आगे क्या रहती है? पहले वो साबित करते फिर, अभी भी साबित करते फिर रहे कि हम सुपर पावर है दुनिया के अंदर। तो फिर अब यहाँ पे एक और सवाल भी आता है ना कि फिर अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान इम्पैक्ट फ्रॉम नाउ सिचुएशन ऑन इजराइल। यार इस इसका जवाब मेरे पास पॉलिटिकल तो भी कोई नहीं है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। देखो हिजबुल्लाह के जो हेड है ना, उन्होंने अफगान तालिबान के साथ वो पहले भी इन टच थे, अब उन्होंने पब्लिकली मुलाकात भी की है। हमास का। हाँ, हिजबुल्लाह के लोगों ने भी, अच्छा अच्छा। हिजबुल्लाह के लोग भी इन टच हैं, हमास के लोग भी इन टच हैं, और भी जो कुछ तंजीमें हैं मेरे ख्याल से वो भी तालिबान के साथ इन टच हैं, ठीक है। लेकिन तालिबान जो है उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, वो कहते हैं कि हम लोग अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे, ठीक है। और तालिबान का जो कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है कि वो ये भी नहीं कहते कि हमने एक्सपैंड करना है, मतलब जैसे था ना आईसिस है, दाइश जो थी, दाइश का ये था कि हम पूरे का पूरा दुनिया के ऊपर हमने जो है ना खिलाफत नाज, दुनिया तो नहीं, खैर जितने भी मुसलमान मुल्क थे उनके ऊपर ही उन्होंने चढ़ाई करनी थी। लेकिन यह है कि वो कहते थे कि उनका ग्लोबलिस्ट एजेंडा था कि अपने मुल्क से निकल के बाहर, सही अलकायदा थी, अलकायदा का भी ग्लोबलिस्ट एजेंडा है कि अपने मुल्क से बाहर। जो अफगानिस्तान है तालिबान, उनका ग्लोबलिस्ट एजेंडा नहीं है, वो कहते हैं भाई ये हमें चाहिए एक ज़मीन जिसके ऊपर हमने अल्लाह का निज़ाम नाफिज करना है, बस, ठीक है। हाँ, अब लेकिन अहादीस को पढ़े तो अहादीस में फिर वो ये भी है कि खुरासान से झंडे बुलंद होंगे और ईलिया में जाके गाड़ दिए जाएंगे। खुरासान अफगानिस्तान है, इसी बात है। तो मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली बात है अफगानिस्तान जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर सामने आएगा, डिप्लोमेटिक टाइज बनाएगा सबके साथ, ठीक है, जैसे सारे मुल्क करते हैं, ठीक है। फिर कोई यूनियन बनेगी जैसे नेटो है या जैसे यूरोपीय यूनियन है, ऐसे कोई हमारी भी यूनियन बन जाएगी, ठीक है।
और फिर उस यूनियन का होगा कि इस किसी भी मुल्क पे अटैक जो है पूरी यूनियन पे अटैक कंसीडर होगा। इस तरह से हो सकता है कि किसी दो, या फिर अफगान तालिबान किसी एक कंट्री के साथ टाइज कर लें, फ़लस्तीनियों के साथ कर लें कि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, अगर उन पे अटैक हुआ तो हम अटैक करेंगे। ये हो सकता है, लेकिन वैसे इनका ग्लोबलिस्ट एजेंडा है नहीं। लेकिन इसराइली उनको पता है, मतलब वो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको पता है कि आगे क्या होना है, उनको पता है कि इन्हीं लोगों ने हमसे आगे लड़ना है, उनको पता है ये पाकिस्तान जो है ना, ये लोहे का चना है, इसको चबाना है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब देखो, अब कल की खबर है कि सीरिया के ऊपर एरियल बॉम्बिंग हुई है इसराइल की, कल रात की है मेरे ख्याल से ये खबर, ठीक है। और फ़लस्तीन के अंदर भी दोबारा से जो है ना वो इसराइल ने दोबारा अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं, और इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये है कि जो इवेंट्स के स्पीड है ना, जैसे पहले इवेंट्स होते थे तो वो कुछ सालों में एक इवेंट हो गया, मसला हो गया, मसाइल हो गए। अब वो चीज़ नहीं है, अब इवेंट्स जो है ना बड़े तेज़ होना शुरू हो गए। अगर आप नोट करो, मैं आपको याद होगा जब हम क्लब हाउस पे बातचीत करते होते तो मैं कहता होता था सबको कि यार तुम मेरी कुछ ना मानो, तुम समझ लो कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक चीज़ कर लो, 2 महीने इंटरनेशनल इवेंट्स पे नज़र रख के देखो कि बस हो क्या रहा है। ठीक है, मैं सबको यही कहता हूँ कि यार सिर्फ 2 महीने इंटरनेशनल इवेंट्स को देखो कि हो क्या रहा है, सिर्फ तुमने नोट करना है, अच्छा फलानी जगह ये हो गया, सिर्फ फलानी जगह ये हो गया, और उसको लिखते जाओ, और फिर स्ट्रीम करके देखो कि पिछले 6 महीनों में क्या हुआ है, पिछले साल, पिछले 1 साल में क्या क्या हो गया। मतलब अगर आप सिर्फ 2020 से शुरू कर लो, 2020 में क्या क्या हो चुका होगा, 2020 से लेके 2021 के यहाँ पर मिड तक पहुँच गए, 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपकी चाइना और इंडिया की लड़ाई हो चुकी हुई है, 1.5 साल के अंदर आपके आज़रबाईजान आर्मीनिया की 2 जंगें हो चुकी हुई हैं, ठीक है। 1.5 साल के अंदर ये क्या कहते हैं, अमेरिका का खुद की हालत जो है वो पत्ती हो चुकी है। 1.5 साल के अंदर ये चाइना हर जगह पे अमेरिका को थ्रेट कर रहा है। 1.5 साल के अंदर ये बेलारूस के अंदर हंगामे हुए हैं, बेलारूस ने ये ऐलान कर दिया कि हम रशिया के साथ जम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हम रशिया का हिस्सा बन जाएंगे, ये बेलारूस ने ऐलान कर दिया। इसी 1.5 साल के अंदर जो है ना आप अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान ने तो मतलब कमाल ही किया, 6 दिनों के अंदर पूरा कब्जा कर लिया। इन्हीं 1.5 सालों में हुआ ना ये, ठीक है। फिर इन्हीं 1.5 सालों में वो गजा की जो बॉम्बिंग हुई है, ठीक है। इन्हीं 1.5 सालों के अंदर आरामको के वो जो क्या कहते हैं फील्ड्स थी उसके ऊपर अटैक हुए हैं, बॉम्बिंग होती रही, ठीक है। हर दूसरे दिन जो है ना वो बॉम्ब जा रहा, और एक वो जा रहा होता था और उसको जो है ना डिफेंस सिस्टम बढ़ा रहे होते थे सऊदी अरब के, सऊदी अरब पे अटैक हो रहे थे। इसी 1.5 सालों के अंदर यमन की जंग जो है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है। इन्हीं 1.5 सालों के अंदर अगर याद हो, पिछली छोटी ईद पे या पिछली बड़ी ईद पे मेरे ख्याल से वो बैरूत का ब्लास्ट हुआ था, याद है, पूरे का पूरा शहर उड़ गया था। हाँ, वो जो ठीक है, केमिकल वाला वो था शिप। हाँ, वो जो केमिकल वाला शिप था, तो क्या वो केमिकल वाला शिप था नहीं था ये कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मतलब अब मुझे और याद नहीं है, लेकिन अब सिर्फ लिख के रखो और देखते जाओ ना कि यार हो क्या क्या रहा है, हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, तो आपको अंदाजा होगा कि इवेंट्स की जो रफ्तार है ना वो दिन ब दिन। अब ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए और एक शरीयत नाफिज हो गई है, तो आप सिर्फ ये सोचो कि पाकिस्तान का वो जो सेकुलर लिबरल एलीट टॉप क्लास है, ठीक है, जो कहता है कि जी मैंने छलांगे मारनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो पाकिस्तान की टोटल कुछ 2%, 5%, 10%, 20% लगा लो, 30% लगा लो, ठीक है। वो 30% आबादी है, और बाकी 70% आबादी वो है जो आपको टीवी पे नजर नहीं आती, जो आपको रोडों पे नजर आती है, जो आपको काम करती हुई नजर आती है, जो आपको रेडी लगाती हुई नजर आती है, जो आपको दफ्तरों के अंदर छोटा छोटा स्टाफ नजर आता है, ठीक है। बाकी 70% आबादी ये है। और ये फिर अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक लॉ आ चुका हुआ है और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो लॉ कैसा है, ठीक है, और वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व करेंगे, तो पाकिस्तान की वो 70% आबादी क्या चाहेगी, ठीक है, और वो 70% आबादी रिएक्ट कैसे करेगी। मतलब इसका एक छोटी सी एग्जांपल, कल मैं ट्वीट पढ़ रहा था एक बंदे का, उसने मतलब नाम तो नहीं है, उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है जो पिछले इलेक्शन से शुरू हुई है, और इस इलेक्शन तक जो है ना उसकी जो क्या कहते हैं सपोर्ट है वो कितनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। मैं उसको सिंपली इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि आप सिर्फ खादिम रिजवी का जनाजा देख लो जी, ठीक है। मतलब ये पॉइंट नहीं है खादिम रिजवी अच्छा बंदा है बुरा बंदा, ये पॉइंट नहीं है कि उसका बेटा अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है, ये सारी चीज़ें एक साइड पर रख दो, पॉलिटिक्स एक साइड पर रख दो, सिर्फ ये देखो कि पब्लिक, इतनी पब्लिक खादिम रिजवी के जनाजे पे आई क्यों है। सिर्फ एक वजह से आई है कि वो सिर्फ हजूर का नाम लेता था, उनकी तारीफें करता था, ठीक है। जी,
तो आपकी आम पब्लिक का बिहेवियर क्या है, मतलब इस तरह का जलसा कोई है जो अब तक किया हो? इमरान खान साहब ने किया, इस तरह का जलसा नहीं मिलता आपको। लेकिन जनाजा देखें, मुझे याद है वो दिन जिस दिन ये जनाजा था, मैं अपनी फैमिली के साथ ना मेरे कुछ वाले साहब के डॉक्यूमेंट्स थे, मैं गया था ये ये कौन सा फैजाबाद है या लाहौर से निकलते हैं ना, ये रावी पुल क्रॉस करते हैं। मुल्तान रोड, रावी रावी पुल जब क्रॉस करते हैं ना लाहौर से निकलते हुए, ये मीनार पाकिस्तान आज़ादी से जो चौक। रावी पुल है, आज़ादी चौक क्रॉस करते हैं, आज़ादी चौक क्रॉस करके आगे दरिया रावी आ जाता है, वो आप क्रॉस करते हैं तो आगे जो पहली तहसील आती है ना, वहाँ पे कोई दफ्तर था, वहाँ पे मैंने ना कुछ सिग्नेचर वगैरह कराने थे। तो वो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरे अंकल भी मेरे साथ थे। तो जाते हुए तो खैर मैं गया इधर से मोटरवे से, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापसी पे ना मैंने कहा यार अब रश बहुत था, तो मैंने कहा चलो इधर से निकल सकते हैं, ये जो रावी पुल है, जो पुराना रावी पुल जो है। और मैं कोई 3-4 घंटे वहाँ फंसा रहा, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाओ, मैं 3-4 घंटे रावी पुल पे फंसा हूँ, ठीक है, जो कि लाहौर से बाहर वो दरिया रावी के ऊपर पुराना पुल है, और मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है, और पब्लिक आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, मैं 4 घंटे वहाँ फंसा, ठीक है। इससे आपको वॉल्यूम का अंदाजा होता है, ऑन ग्राउंड बंदा जब होता है ना, फिर बंदे को अंदाजा होता है वॉल्यूम कितना है। तो अफगानिस्तान के पाकिस्तान पे तो रिपल्स, पहली बात ये है कि इस तरह से आएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पहले से भी पिछले कुछ 2-3 सालों से ना डिबेट चल रही है, सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, सदारती निज़ाम लेके आओ, ये करो वो करो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, और जमहूरियत कुछ खास तौर पर डिलीवर कर भी नहीं पाई। मतलब अगर हम देखें तो इमरान खान की कैबिनेट के अंदर कौन है, इमरान खान को निकाल दें तो कौन है? कोई भी पीपल्स नहीं। पार्टी है, पीपल्स पार्टी है सर। जी। मतलब बाबर अमान कौन है, मतलब फवाद चौधरी कौन है, मतलब क्या नाम है, फिरदौस आपा कौन है, मतलब शौकत तरीन कौन है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नून लीग के नहीं है, कुछ नून लीग के शाह लोग नहीं है, महमूद लेकिन कुरैशी। पीपल्स पार्टी, शाह महमूद कुरैशी, ठीक है। और इस तरह मतलब सारे वही लोग हैं जो या पीपल्स पार्टी में होते थे, या मुशर्रफ के साथ होते थे, ठीक है, या किसी के साथ होते थे, या किसी के साथ होते थे, मतलब ये वही लोग हैं। ऊपर ऊपर एक बंदा और आ गया, लेकिन नीचे वही सारी कहानी चल रही है। कोई इक्का दुक्का एक आध बरकत के आपको नजर आ जाता है पीटीआई का बंदा, ठीक है, वो भी कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी उसको निकाल देते हैं, कभी उसको डाल देते हैं। वरना मेजोरिटी जो पीटीआई के भी लोग हैं वो लोग हैं जो बाद में इमरान खान की पार्टी में शामिल हुए, बहुत लेट शामिल हुए। मतलब फवाद चौधरी भी 2018 के इलेक्शन से कुछ 1-2 साल पहले आया था इसके अंदर पीटीआई के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये वही फिर वो है ना इलेक्टेबल्स, ठीक है। अगर आपने लेकिन एक डेमोक्रेटिक लेकिन आप जो पीछे बात की है वो तो पार्टी बैन हो चुकी हुई है। सर, तालिबान भी बैन थे, तालिबान तो टेररिस्ट थे। वो तो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी है ना वो। नहीं 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 नहीं, मैं टीटीपी की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सात गुजरी की। ये इनकी पार्टी है तहरीक लब्बैक, नहीं तहरीक नहीं नहीं, लब्बैक की बात कर एक्चुअली रहा हूँ। मैं तो वो कह रहा हूँ बैन हो गए। आप कह रहे हैं तालिबान भी हाँ बैन थे। तालिबान अफगानी हाँ, तालिबान कह रहे हैं या पाकिस्तानी तालिबान कह रहे हैं? अफगानी तालिबान की बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान की बात कर अच्छा। रहा हूँ ना। अफगानिस्तान अच्छा। के अंदर तालिबान तो टेररिस्ट थे, ठीक है, उनसे तो बात नहीं कर सकते थे आप। मतलब आप कोई बंदा, वो आपको याद होगा कि दौर 2010 से 2012 के टाइम के ऊपर, पता नहीं आपकी एज का हिसाब किताब क्या है, मुझे तो बड़े अच्छे मैं तरीके से 2000। याद है। हाँ, मेरी 1991 की पैदाइश है, तो मतलब मेरी जो फर्स्ट एक कहते हैं ना बंदे को अवेकनिंग जो होती है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, वो फर्स्ट अवेकनिंग तब थी जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ था। मतलब मैं घर के गांव की एक शॉप पे खड़ा हुआ था और एकदम बिजली चली गई, ठीक है, और लोग जो है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, और हर तरफ जो है ना बातें हो रही हैं, वो बेनज़ीर का कत्ल हो गया, बेनज़ीर का कत्ल हो गया। तो मैं मतलब उस वक्त मुझे ये तो पता था बेनज़ीर कौन है, लेकिन मैं परेशान हो गया उससे, ये क्या हो रहा है ना, छोटा सा होता था मैं। और उससे अगले दिन हमारे शहर के अंदर जो है ना जनाब, आवाम निकली हुई है डंडे सोटे लेके, रोड के ऊपर चढ़ी हुई है, दरख्त तोड़ रही है, और हम लोग दरख्त तोड़ के रोड पे डालते थे, हम उससे दरख्त पे बैठ के झूले लेते थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, देखो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान थे, उनको उनके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करके अमेरिका आया था, ठीक है। फिर उन्हीं से बात करके अमेरिका निकला है, उन्हीं को अमेरिका कल परसों की बात है ना रिक्वेस्ट कर रहा था हमारी एम्बेसी को कुछ ना कहना, हम्म। ठीक है। सो इट डजेंट मैटर, मतलब ये बिल्कुल आम बातें होती हैं कि यार वो जो है ना क्या कहते हैं, उस पर पाबंदी लग गई है, उस पर ये हो गया है, उस पर वो हो गया है, उसका ये हो गया, मतलब अब इसकी जब मोदी मोदी को अमेरिका बुचर ऑफ वो कहता था,
गुजरात, गुजरात। ठीक है। मोदी बैन था अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब उसी मोदी से छप्पियां डाली जा रही है, ठीक है। तो जब काम होना होता है ना तो फिर वो ऐसे ऐसे होता है, मतलब वो ये रेलेवेंट बातें होती है कि यार वो बैन है, ये बैन है, वो ऐसे हो गए, वैसे हो गए। तो काम करना होता है आराम से हो जाता होता है। तो अफगान गवर्नमेंट की वजह से ये इस पार्टी को भी बहुत ज्यादा यानी कि वो बूम मिलेगा, मोटिवेशन मिल रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मोटिवेशन नहीं, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। देखो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वाहिद दो, इस टाइम पे दो पार्टी हैं, दो पार्टियां भी नहीं है, एक पार्टी है और एक बंदा है। पीटीएम है जो नारा लगाती है इसका क्या कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का, बेसिकली वो निज़ाम की बात करते हैं, ठीक है। एक और पार्टी है उसका नाम है तंजीम इस्लामी, वो मतलब पॉपुलर स्केल पे नहीं है, पॉपुलैरिटी में नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर इसार साहब की जो मतलब वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार अगर हमने एक निज़ाम लेके आना है, वो निज़ाम जो अल्लाह का निज़ाम है, तो वो निज़ाम आप उस निज़ाम को अगर आपने लेके आना है तो आप एग्जिस्टिंग निज़ाम के अंदर रह कर तो नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि अगर आप उसी इस एग्जिस्टिंग निज़ाम के अंदर चले गए फिर तो आप उसका पार्ट बन गए हो। तो अगर आप उसका पार्ट बन गए तो फिर तो आप निज़ाम लेके नहीं आ सकते। तो उनकी मतलब सोच ये है उस पार्टी की। तो जी। एक तो वो पार्टी है, दूसरी ये तहरीक लब्बैक है। अब इस पे बैन लगा हुआ है, अब देखो अल्लाह ताला किसको लेके आता है किसको नहीं लेके आता। और तीसरा अकेला इमरान खान है, मतलब उसकी पीटीआई की पार्टी को मैं नहीं वो कहता कि उसकी पीटीआई की पार्टी के अंदर रंग बिरंगे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अकेला इमरान खान है जो ये चाहता है कि वो बेसिकली पब्लिकली बात नहीं करता कि हमने इस्लामिक सिस्टम लेके आना है, ये करना है। वो कहता है मदीना की रियासत फलाही रियासत, मदीना की रियासत फलाही रियासत, एक कवर के तौर पर उसको यूज़ करता है कि फलाही रियासत होगी, मदीना की रियासत होगी। अब इनमें से कौन सच्चा है, किसको अल्लाह ताला मौका देता है, या हो सकता है ये तीनों नाव कोई और आ जाए। तो लीडर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि लीडर आ जाते होते हैं, मसला लीडरों का नहीं होता, मसला ये होता है कि पहले आप मूवमेंट खड़ी हो, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का सिनेरियो जो है ना वो अफगानिस्तान का सिनेरियो जैसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारी ऑलरेडी अच्छी ब्यूरोक्रेसी मतलब करप्ट होगी, लेकिन अच्छी ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक है हमारा सिस्टमैटिक, हाँ हमारा सिस्टम इन प्लेस है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना ऊपर ये जो बैठी हुई ना ये पार्लियामेंट के अंदर को 300-500 बंदे बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ इनकी फेंटी लगानी है, बाबे बैठे हैं। ठीक है। हाँ, इनके ऊपर बैठ के खा पी रहे हैं, याशी कर रहे हैं ना, ये बस ये 300-400-500 हज़ार बंदा है, इनकी फेंटी लगानी है और हमारा सिस्टम एकदम से ठीक हो जाएगा। हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। उधर तो बात, उधर तो सिस्टम ही कुछ और था, उधर अमेरिका बैठा हुआ था और उनकी पपेट रिजीव थी पूरी की पूरी, ठीक है। आर्मी भी उनकी अपनी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी अपनी। इवन मैं तो हैरान हो गया हूँ कल ये पढ़ के कि तालिबान ने जैसे टेक कंट्रोल किया, उन्होंने कहा कि यही ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, यही पुलिस काम करेगी, यही लोग काम करेंगे, आप उस दफ्तरों में काम करें, यही नर्सेज, यही फीमेल स्टाफ। हाँ, उन्होंने कहा है कोई बंदा जो है ना घबराए नहीं, जो बंदा जिस जगह पे जहाँ पे काम कर रहा है वो वहाँ पे आके काम करे। इवन ट्रैफिक पुलिस ने काबुल का निजाम संभाल लिया कल से। वही ट्रैफिक पुलिस जो, ठीक है, वही ट्रैफिक पुलिस जो उनके अंडर काम करी थी। मजे की बात, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल हुई है, अफगानिस्तान का जो मेंबर था वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसने कॉल की है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाएं और अफगानिस्तान इस तालिबान के सेटअप को जो है ना आप जो है ना एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब जिस बंदे ने ये कॉल की है ना, जो जो अफगानिस्तान का सफ़ीर है वहाँ पे, ये वही सफ़ीर है जिसने 2 हफ्ते पहले कॉल की थी कि अफगानिस्तान की मदद करें। उस वक्त अशरफ गनी के लिए की थी, अब तालिबान के लिए की है। सेम सेटअप है, ठीक है। और वो सेम सेटअप जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। तो सेम सेटअप चल रहा है। देखो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से ये आराम से, वो याद है आज से 1-2 साल पहले बात चल रही थी, लिस्टें तैयार हो गई हैं 1000-2000 बंदे की। डॉक्टर साहब मैं शो सुनता था, वो भी कहता 2000 बंदों की लिस्ट तैयार है। तो वक्त आएगा, अभी तो नहीं है वो वक्त, लेकिन जब वक्त आएगा तो जहाँ है जैसे की बुनियाद पे जो है ना जबरदस्त हो जाएगा। देखो अब आगे इवेंट्स कैसे चलते हैं। सही। तो अच्छा, क्या इफेक्ट पड़ता है सारी रिलीजियस पार्टी को, तालिबान का इफेक्ट और ये सारी हमारी रिलीजियस पार्टी, ऑलमोस्ट 5 to 7 यो मैक्सिमम 10 रिलीजियस पार्टी हैं, 10 रिलीजियस पार्टीज। हाँ यार, इनको ज़्यादा ये होगा कि जैसे मौलाना फजल रहमान है,
ठीक है। तो इसका ये है कि बस थोड़ी पॉलिटिकल इसकी हाइप बन जाएगी। पहले ये डेटिंग करता रहा है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इन हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इन लोगों का कोई रोल है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोट करो ना, मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ना ऐसी है जैसे हज़रत कौन से वो जो ऊँटनी किसकी थी, जो अल्लाह ताला ने ऊँटनी एक कि अल्लाह ताला ने मतलब मौजे के तौर पे लाए लाए थे उसको, ऊँटनी को। तो ऊँटनी को मार दिया था उस इलाके के लोगों ने, तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती पे अज़ाब नाज़िल किया था। मुझे याद नहीं प्रॉपर कहानी, लेकिन वो रिज़ेम्बल करते थे कि पाकिस्तान ऐसे ही जो है ना अल्लाह की वो ऊँटनी है। तो जो बंदा जो है ना पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करेगा ना, वो ज़लील व ख़्वार होता रहेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और फिर इसकी लाइव एग्जांपल आप देख लो, मुशर्रफ को देख लो, आप नवाज शरीफ को देख लो, आप जरदारी को देख लो, आप मौलाना फजल रहमान साहब को देख लो, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सारे पावर में रहे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको मौका मिला है, और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ 2 काम किए, या तो कर्जे लिए, ठीक है, कर्जे ले लेके हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो डेड किया, ठीक है, या इन्होंने याशी की है। तीसरा तो इनका कोई काम नज़र नहीं आता हमें। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाएगी या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कुछ जो है ना ये रिलीजियस वाली बात कर रहा हूँ। रिलीजियस पार्टी, वही रिलीजियस पार्टी भी, मतलब मौलाना फजल रहमान को क्या मिल जाएगा अफगान तालिबान से? अफगान तालिबान आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान सिराजुल को, हक, सिराजुल हक को, चलो सिराजुल हक को भी क्या मिल जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। साद रिजवी। हाँ जी, साद रिजवी को भी कुछ नहीं मिलेगा। देखो आप अफगान तालिबान के बारे में लोग नहीं वो लोग जो है ना मैं वो मिलने की बात कर रहा हूं, मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ मोटिवेशन तो उनको मिलेगी, ठीक है, वो छलांगे भी मारेंगे थोड़ी, ठीक है। लेकिन एज एक कहते हैं ना कि एंड नेट रिजल्ट कब निकलेगा? नेट रिजल्ट इन पार्टियों के लिए मेरा नहीं ख्याल कुछ निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीज सदियों से बैठी हैं, सदियों मतलब वो डेकेड से बैठी हुई हैं, कई दिहाइयों से बैठी हुई हैं, कई दिहाइयों से चला रहे हैं, ठीक है। ये अगर गवर्नमेंट में हो तो सब हलाल होता है, ये गवर्नमेंट बाहर हो तो सब हराम होता है, ठीक है। इनको क्या मोटिवेशन मिल रही है जिनका काम ही उल्टा सीधा है? मोटिवेशन तो उसको मिलेगी ना जो उस नजरिए के साथ, या जो उस क्या कहते हैं आइडियोलॉजी के साथ, ठीक है, या जो उस क्या कहते हैं तरीकाकार के साथ रहता होगा ना, कि यार मैंने जैसे इन्होंने किया है तालिबान ने। तालिबान देखो तालिबान सक्सेसफुल क्यों है? इस वजह से सक्सेसफुल नहीं है कि वो अच्छा लड़ते हैं, ठीक है, वो इस वजह से सक्सेसफुल है उन्होंने अल्लाह पे यकीन रखा है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, आप पीर कितार अंदर कितार। तो उन्होंने बेसिकली फिजाए बद्र पैदा की है ना। 70,000 लोग हैं यार, 3.5 लाख की अफगान आर्मी, 2 लाख की कोई अमेरिकन फौजेस थी, डेढ़ एक लाख की जो है नेटो की फौजें थी। फिर पूरी की पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, इवन पाकिस्तान उनके खिलाफ था उस टाइम पे, मुशर्रफ, ठीक है। कोई ऐसा मुल्क नहीं था दुनिया के अंदर जो उनको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। तो मुल्ला उमर से किसी ने उस वक्त सवाल किया था इंटरव्यू के दौरान के आपको क्या लगता है, कितने सवाल किया था, लेकिन मुल्ला उमर को बेसिकली जवाब दिया था कि उसने कहा था हम ना 2 वादे, मतलब ट्विटर पर भी आपने देखा होगा, मुल्ला उमर ने कहा था कि 2 वादे हैं, एक अल्लाह का वादा है कि मेरी ज़मीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, ठीक है, और एक बुश का वादा है कि मैं तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग कर दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसका वादा वफा होगा, ठीक है। तो फिर कुरान मजीद वो आयत है कि अगर तुम अल्लाह पे यकीन रखोगे और तुम छोटे भी होगे तो हम तुम्हें बड़ों पे गालिब कर देंगे, बड़े गिरोहों पे गालिब कर देंगे, ठीक है। तो तालिबान इसमें से जीतते हैं भाई, वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। अब आप मुझे पूछोगे यार इनको मोटिवेशन मिलेगी, मौलाना फजल रहमान साहब को मोटिवेशन मिल जाएगी, या हाँ हो सकता है अल्लाह उनके दिल बदल दे, हो सकता है उनको आ जाए, एहसास आ जाए कि यार मतलब अल्लाह किसका दिल किस तरफ फेर दे, किसी को पता लगता है? नहीं पता लगता ना। तो हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिल बदल दे, उनको एहसास हो गया यार देखो उन्होंने अल्लाह पे यकीन किया, कितनी बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे दी, ठीक है। तो हम भी फिर अल्लाह का नाम लेके जो है ना शुरू करते हैं कुछ पाकिस्तान को ठीक करने की। अच्छा, लेकिन तो इसके अब जी जी रिपल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा जाएंगे, मतलब कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर, खासतौर पर कश्मीर के अंदर। क्योंकि कश्मीरी देख रहे हैं ना, उन्होंने 70 73 साल 74 साल जो है वो गुजार दिए है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि हमें कश्मीर आज़ाद करना है, ठीक है। तो वो नहीं कर सके, लेकिन सही। तो अब लेकिन ये है कि पीछे जी 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 जी
हाँ, मैं कहता उन्होंने 70 साल इसी पे लगा दिए कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, लेकिन वो नहीं कर सके। लेकिन अब उनको फिर ये एहसास होगा ही ना कि यार हम क्योंकि एक मुल्क के लिए लड़ रहे थे, फिर शायद अल्लाह ताला ने हमारा साथ नहीं दिया। अब हम अल्लाह के निज़ाम के लिए लड़ेंगे तो फिर शायद अल्लाह हमारा साथ दे। और अभी कुछ साल एक पहले 2 साल पहले एक वो लड़का था बुरहानुद्दीन वानी, बुरहान कश्मीर वानी। का, ठीक है। तो उससे लोग उससे उसको साथ जब ये पॉलिटिकल लोग डिस्कशन करते थे, तो उससे कहते थे कि यार तुम ये क्यों करते हो कि हमने पाकिस्तान के साथ जाके मिलना है, पाकिस्तान का रिश्ता है हमारा। वो कहता है कि भाई पूरी हमारे साथ एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो हम मुस्लिम मुल्क के साथ जाएंगे ना जो मुसलमान है। तो उन्होंने कहा तो हमने अलहदा क्यों नहीं कहता, हम अलहदा क्यों हैं, हमने मुसलमानों के साथ रहना है, हम मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ रहेंगे। तो कहते हैं कि वहाँ पे कौन सा इस्लाम नाफिज हुआ हो जो तुम कहते हो कि मुसलमानों के साथ रहते हैं। तो कहता कोई मसला नहीं, हम जाके नाफिज कर देंगे, पहले इसकी जान छुड़ा ले। ठीक है, तो उनके अंदर बस आहिस्ता आहिस्ता ये सोच डेवलप हो रही है कि यार हम मुल्क के लिए लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं तो हम शायद ना जीते, लेकिन अल्लाह के लिए लड़ेंगे तो, या अल्लाह के निज़ाम के लिए लड़ेंगे। देखो ना, रसूल की भी फाइट यही थी ना, निज़ाम की फाइट थी। ये तो नहीं थी ना कि हमने मक्का सिर्फ फतह करना है और एक मुल्क लेना है। असल फाइट तो निज़ाम की थी। वरना वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने ऑफरें की थी कि हम तुम्हें जो है ना यूनानिमसली अपना सरदार मुंतखब कर लेते हैं, तुम हमारे सरदार बन जाओ, ठीक है। वो निज़ाम की फाइट है भाई। तो आगे क्या अफगानिस्तान में यानी इन्वेस्टमेंट देखते हैं? पहले तो यूएस और इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, डैम बनाए, रोड्स बनाई, एजुकेशन सिस्टम बनाया, सर तो आगे सबकी पाकिस्तान से वो रूट बनने हैं, पाकिस्तान से वो ट्रेन गुजरनी है, इन्वेस्टमेंट सारी रशिया भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रशिया को गर्म पानी चाहिए, चाइना भी करेगा, ठीक है। और चाइना ने ईरान में ऑलरेडी $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। पाकिस्तान में अभी $80 बिलियन की है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम अभी थोड़ा सा शेकी है, चाइना को समझ नहीं तो आता, वो कहता भाई हाँ, इसको ठीक करो, ठीक है। यानी कि इन लोगों ने ईरान रोड, भी हाँ ईरान भी करेगा, ऑब्वियस सी बात। देखो ईरान के इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन आप देखो तो ईरान का बिहेवियर, पाकिस्तान का बिहेवियर, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका सबका बिहेवियर बड़ा एक कहते हैं ना स्टेल्थ मोड बिहेवियर है, खामोश है, ना हक में जा रहे हैं ना खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एक होता है ना कि ग्राउंड सेट हो रहा है, पहले तालिबान को एक चाइना रिकग्नाइज करेगा, फिर रशिया रिकग्नाइज करेगा, फिर वो 5 स्टेट्स रिकग्नाइज कर लेंगे, फिर ईरान भी कर लेगा, फिर पाकिस्तान भी कर लेगा, ठीक है। तो वो सारा रीजन ही जब उसको रिकग्नाइज कर लेगा तो सारा रीजन ही फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। ताजिकिस्तान अभी इमरान खान गया था, वहाँ पे एक जी रेलवे का प्रोजेक्ट जो है ना वो साइन करके आया है। उस रेलवे प्रोजेक्ट का पता है एक स्टेशन कहाँ पे है? कहाँ? मज़ार शरीफ में, मज़ार शरीफ में, अफगानिस्तान? मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। अब ये 2 महीने ओ पहले टूर करके आया है इमरान खान, ठीक है, ताजिकिस्तान के अंदर, और 2 महीने पहले डील साइन करके आ गया। मतलब उसको कैसे पता है? तो वो मतलब एक होता है ग्राउंड रियलिटी, सबको पता है कि यार क्या हो रहा है, क्या होने तो वाला है। आप जिस तरह ईरान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे टीएलपी स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों तो सेक्ट अलग है, सेक्ट डजंट मैटर। यार सेक्ट अगर आप नोट करो तो पाकिस्तान खास तौर पे, पाकिस्तान के अंदर सेक्ट वैसे भी इतना मैटर नहीं करता। अगर आप देखो शाम, सीरिया, इराक, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इन सब के अंदर जो लड़ाई, यमन, ट्यूनिस, मिस्र, इन सब में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं सेक्ट बेस्ड लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, ठीक है। तभी ये मुल्क सारे जो है ना वो तकरीबन ही साफ हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोशिशें बहुत हुई हैं सेक्ट बेस्ड लड़ाइयाँ करवाने की, लेकिन हुई नहीं हो नहीं सकी। तो मतलब एक पाया तकमील तक पहुंच नहीं सकी कि ख्वाब जो थे अमेरिकन के और इसराइलीज के और बाकी सारी दुनिया के पावर्स के। तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता सेक्ट वाली कहानी जो है ना वो पहले जैसी है जैसे पहले थी। नहीं, मैं हाँ हर किसी, इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज का कह रहा हूँ, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नहीं सेक्ट नहीं होता। देखो स्टेट टू स्टेट जो पॉलिसी होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। उसमें सेक्ट ग्राउंड लेवल पे भी मैटर करते हैं, किसी हद तक मैटर भी करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप दुनिया की वो स्टेट है जहाँ पे मुसलमान भी सेक्ट जो मुसलमानों के साथ ऑलरेडी हो चुका हुआ है। देखो मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। टर्की है, टर्की को अमेरिका ने कहा कि आप काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ले लो, ठीक है। टर्की ने ऐलान कर दिया कि हम सिक्योरिटी लेंगे। तालिबान ने कहा भाई क्यों आप सिक्योरिटी लेंगे, ठीक है, आप तो नेटो के अंदर हैं, और हमने कहा है कि सारे जितने भी फॉरेन ऑक्यूपाइड कंट्रीज हैं वो चले जाएं। टर्की ने कहा कि हमने तो कभी वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया, हम तो जहाँ पे भी गए हैं अमन के लिए गए हैं, हमने एक गोली भी नहीं चलाई, और ये बात सच भी है। टर्की ने कहीं पे भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जाता रहा, जहाँ भी जाता रहा, तो बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी करनी है या इस चीज़ की सिक्योरिटी है, उस चीज़ की सिक्योरिटी करनी है, लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई बात नहीं है। तो अब
जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तब कल परसों तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हम जो हैं तालिबान को अभी भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं, वो भी बैलिस्टिक नहीं भी दे रहे तो इट्स ओके, ठीक है। सो अगर हम कहें कि फिर वो सेक्ट वाला मामला, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं है सेक्ट वाला मामला? नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, यानी सेक्ट डजंट मैटर, हम ऐसे ही लड़े हुए हैं, नीचे के नहीं, लेवल पे थोड़ी लड़ाई है। नीचे के लेवल पे लड़ाई है, ये बेसिकली बाहर की कुव्वतों की कोशिशें होती हैं कि सेक्ट पे लड़वाया जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से, ठीक है। और क्योंकि देखो ये हम ग्रे जोन के वॉर्स के अंदर हैं, इसके अंदर ये चीज़ें बड़ी मैटर करती होती हैं, प्रोपेगेंडा, इन्फ्लुएंस, ठीक है। आपको नहीं पता होता कौन सा एक छोटा सा वाकया जो है ना वो बहुत बड़े खड्डे में कन्वर्ट हो जाए किस टाइम पे होगा, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज है ना वो सारी की सारी अपने आप को स्टेबलाइज रखना चाहती है, अगर उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज रखना है तो उनको इन मामला से ऑब्वियसली बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं निकलेंगी तो कोई भी छोटा सा मामला हो जाए ना, मतलब जैसे लीबिया है, लीबिया के अंदर क्या हुआ था, एक बंदा था, उसने रेडी के उसकी रेडी के ऊपर कोई पुलिस वाले ने कुछ किया, उसने खड़े होकर वहाँ पर खुद को आग उठा दी, ठीक है। वो मामला करते 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 पूरे का पूरा मुल्क मोहम्मद गद्दाफी गया, ठीक है। तो कुछ भी छोटी चीज़ जो है ना किसी न किसी बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से आपने नोट होगा हमारे जितने भी पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ के जो हमारे इदारे हैं, उनके लफ्ज़ बड़े मोहतात हो गए हैं, बड़े मोहतात लफ्ज़ों के अंदर बात करते हैं, ठीक है, नपी तुली बात करते हैं, ठीक है। इवन अब थोड़ा ये सियासतदानों को भी थोड़ी थोड़ी तमीज़ आना शुरू हो गया, वरना शेख रशीद पहले जैसे लगा होता था हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बिल और आनी और ये और वो, ठीक है, और मुझे पता है मैं जनाब पुराना हूँ और ऐसे हूँ वैसे हूँ, ठीक है। वो वाली चीज़ अब उसकी भी थोड़ी ख़त्म हो गई है। अब वो बस यही है कि अफगानिस्तान मतलब इंटरनेशनल बात कर ली जो सबको पता है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा ना बनाए और ये ना करें और वो ना करें, लेकिन ज़्यादा गैर ज़रूरी बातें जो है ना वो कम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोग गैर ज़रूरी बातें करना कम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम हो रही है। पहले धड़ाधड़ एक आता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा आता था, वो चीज़ भी अब कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो स्टेट्स को खुद को संभालना पड़ेगा, हर स्टेट को खुद को संभालना पड़ेगा, ग्रे जोन की वॉर है, कब क्या होता है पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो व्हाट अबाउट गल्फ कंट्रीज, इम्पैक्ट अफगानिस्तान का क्या होगा? यार उसामा बिन सऊदीया, लादेन दुबई, अलकायदा, ये वो। हाँ देखो जो पहली तालिबान की गवर्नमेंट थी ना, जो पहली गवर्नमेंट थी 1996 की, उसको यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तस्लीम किया हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, और किसी ने तस्लीम नहीं किया था। लेकिन अब जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और सारा कुछ हुए हैं, इसके अंदर सऊदी अरब और यूएई कहीं गायब नजर आए हैं, ठीक है। मतलब ना उनके बयानात ज़्यादा आए हैं, ना उनके एक होता है ना स्टेट लेवल के ऊपर, ना किसी वज़ीर ख़ारजा ने, ना किसी बादशाह ने, इसने उसने किसी ने इतने ज़्यादा बयान नहीं दिए, किसी ने इतनी ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट तो होगा अफगानिस्तान में, ठीक है। अब उनका क्या रिपल आता है ये तो वक्त ही अनफोल्ड करेगा चीज़, क्या रिपल आता है, बट उनका आई क्या थिंक कतर स्टेटमेंट होगा। कतर तो पॉजिटिव दे रहा ना। हाँ, कतर तो बेसिकली वो तो पीस नेगोशिएशन को होल्ड कर रहा था ना, तो उनके हाँ ही सारे पीस नेगोशिएशन ऑफर्स को लगा था तालिबान का, तो कतर का तो अच्छा खासा एक मतलब वो पहले से ही नज़र आ रहा है, पहले दिन से नज़र आ रहा है कि ये जो है ना पीस के अंदर ये और वो। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वो सारी की सारी एक्नॉलेज कर इसको एक्सेप्ट कर लेंगी तालिबान की गवर्नमेंट को, सारी की सारी तकरीबन, कोई इक्का दुक्का शायद रह जाए, लेकिन मेजॉरिटी जो है तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगी। ये बिकॉज पहले वो एक ना खिलाफत का, यानी कि उनका नहीं है आईएसएस की तरह, ना, हाँ, ये उनका वो। इस तरह का नहीं है कि हम खिलाफत नाफिज करेंगे, हम ये करेंगे, हम जो है ना किसी और के मामला में, मतलब उन्होंने खिलाफत नाफिज करनी थी तो पहली फैंटी तो उन्होंने पाकिस्तान की लगानी थी, हाँ। ठीक है। दूसरी ईरान की तरफ जाना था। हाँ, दूसरा फिर उन्होंने ईरान की तरफ जाना था, ठीक है, या चाइना की तरफ जाना था। चाइना बेसिकली वो तो एथियस्ट है ना, वो तो कहते हैं खुदा को नहीं मानते, ठीक है। हाँ। तो उस तरह का उनका उस तरह का नहीं है, मतलब इस्लाम ऑब्वियस बात है यार, इस्लाम को अगर पढ़ो भी तो इस्लाम ये कहता है कि आप इसको फोर्स नहीं कर सकते, आप अपना इखलाक दिखाते हो, आप ये दिखाते हो कि आप कैसे हो, ठीक है, और उसको देख के लोग खुद ब खुद फिर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तालिबान का माइंडसेट वो है, वो कहते हैं भाई हमने अपने आप को एज एग्जांपल, हमने अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करना है और अपने आप को एज एग्जांपल पेश करना है। लोग फिर करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते तो मर्जी है, जो अल्लाह को मंजूर है। बाकी सारे कंट्रीज का तो हो गया तकरीबन। व्हाट अबाउट यूरोप, इम्पैक्ट क्या होगा यूरोप पे? यूरोप का मुझे आइडिया नहीं है, यूरोप वैसे सारा घबराया हुआ है, कोई कहता है हम पैसे नहीं देंगे। मैंने एक वो जर्मन की पता नहीं किसकी एक वो पढ़ी, एक ट्वीट कहते हैं कि
अगर अफगानिस्तान के अंदर जो है ना ये हुआ और वो हुआ तो हम अफगानिस्तान को जो है ना पैसे नहीं देंगे। और मेरे उस वक्त हंसी निकल के मैं कहा यार उनको तुम्हारे पैसे की जरूरत है, मतलब चप्पलों में लड़ने वाले लोग हैं। उनकी वीडियोस देखो, वो शहरों में आए हैं पहली बार, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा पहली बार शहर आता है ना और खेल रहा होता है, कभी झूले ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हाँ हैं, झूले ले रहे हाँ। भाई उनको तुम्हारे पैसे की जरूरत है। तो यूरोप सारा घबराया हुआ तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज्यादा इतना प्रॉब्लम होगा। उसकी रीजन ये है कि चाइना चाइना की हर जगह पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हर अब जगह पे। अफगानिस्तान में भी हो तो जाएगी। अफगानिस्तान में भी हो जाएगी। तो चाइना ये इस तरह के मामला के अंदर जो है ना अब इन हो रहा है पॉलिटिकल मामला के अंदर, तो चाइना ये मेक श्योर कराएगा कि भाई आपने एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, बंदे के पुत्र बंद करो, ज्यादा बोलो नहीं, ठीक है, हाँ ज्यादा बात ना करो, हमारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, ठीक है, इस तरह का मामला होगा। हाँ, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जिसका मुझे डर है, जो हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे लगता है ना वो ये हो सकता है कि अगर आप अमेरिकन की सोच पर, अमेरिकन की सोच नहीं, अमेरिकन क्यों निकले, मतलब बंदा पहले ये बात सोचना अमेरिकन निकले क्यों हैं। अमेरिकन इस होप पे निकले थे, ठीक है, और वो आपको नज़र क्यों आती है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अमेरिकन इस होप पे निकले थे कि यार हम यहाँ से निकल जाते हैं, 3 लाख की फौज है, ये अब्दुल रशीद दोस्तम है, ये गुरबद्दीन हुकूमतियार है, ये फलाना है, ये टिमकाना है, ठीक है, तो ये भी हैं, और फिर हम कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अफगानिस्तान में सिविल वॉर करा देंगे, ठीक है। तो वो सिविल वॉर होगी, तो वही सिविल वॉर जो है सारी की सारी जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर, तो उससे सी पैक डिस्टर्ब हो जाएगा। सी पैक डिस्टर्ब होगा तो समझ लो पूरे का पूरा BRI गया, बेल्ट एंड रोड BRI इनिशिएटिव। मींस BRI का मतलब BRI मींस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फ्रॉम चाइना। हाँ, ये चाइना का प्रोजेक्ट है जो कि 100 प्लस कंट्रीज के अंदर है, मेरे पास कोई 150-60 कंट्रीज हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन 100 प्लस है। तो इवन क्यूबा का पता है, क्यूबा अमेरिका के साथ कंट्री है, क्यूबा में उनकी इन्वेस्टमेंट है, हेटी में उनकी इन्वेस्टमेंट है। क्यूबा तो अमेरिका के अभी साथ बहुत लगता है, आई थिंक उसके ऊपर से हाँ अमेरिका जी, का जहाज नहीं फ्लाई कर सकता। हाँ उनकी अच्छी खासी लड़ाई है इस तरह की, लेकिन यह है कि अमेरिका के बिल्कुल पास है क्यूबा, जी ठीक है। और हेटी एक कंट्री है, वो भी अमेरिका के पास। अभी 2 महीने पहले हेटी के प्रेसिडेंट को किसी ने कत्ल कर दिया है, वही है, ये भी अब चल रहा है। हेटी में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है, क्यूबा में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 100 प्लस कंट्रीज के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो अमेरिका को पता है कि यार चाइना इतना ज़्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है और इतना इन्फ्लुएंशियल होता जा रहा है कि उसको किसी न किसी तरह से रोकना है, और उसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सी पैक को किसी तरह से रोको, ठीक है। सी पैक अगर रुक जाता इस रीजन के अंदर, अगर सी पैक देखो बाकी कंट्रीज के अंदर तो वो खेल कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि चाइना यहाँ पे है और चाइना को आपने कंटेन करना है, ठीक है, और चाइना की इन्वेस्टमेंट रोकनी है और चाइना के प्रोजेक्ट्स रोकने हैं, तो सबसे जो प्राइम प्रोजेक्ट आता है वो सी पैक आता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज में भी वो कर रहे हैं, झोल झाल जो कर रहे हैं, देखने क्या होता है। लेकिन अगर आपने सी पैक को रोकना है तो उसका तरीकाकार ये होगा कि जी हम अफगानिस्तान से निकल जाते हैं, अफगानिस्तान में सिविल वॉर फैल जाएगी, सिविल वॉर फैलेगी तो वही सिविल वॉर फिर हम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर देंगे, तो पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो सी पैक भी, क्योंकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया तो फिर सी पैक तो चलने से रहा, ठीक है। तो सी पैक डिस्टेबलाइज होगा तो फिर चाइना को डेंट पड़ेगा, ऑब्वियसली डेंट पड़ेगा, तो इतना कमजोर होता है कितना नहीं होता, तो लेकिन डेंट पड़ेगा, बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। तो ये प्लान था। अब ये प्लान क्यों आपको लगता है कि अमेरिका का था? क्योंकि अमेरिका का जो सबसे प्यारा दोस्त है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा आजकल मोहब्बत जारी है, वो इंडिया है, ठीक है, और इंडिया अभी तक रो रहा है, ठीक है। और इंडिया के थ्रू, क्योंकि सुपर पावर्स कभी खुद तो सामने नहीं आती, लेकिन इंडिया के थ्रू अगर आप अशरफ गनी को देखो तो अशरफ गनी इंडिया को जाके आ रहा है कि आप हमारी हेल्प करो, आप बॉम्बिंग कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, और इंडिया भी लगातार लगा हुआ है, जनाब ये हो गया, वो हो गया, ओ हमें पकड़ लो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अशरफ गनी के साथ ये हो गया। तो उनका सारा रोला रप्पा चला हुआ, तो उससे आपको फील होता है कि यार ये बेसिकली जो पूरे का पूरा वो प्लान था ना, वो हो गया चौपट, ठीक है। अब चलो प्लान तो चौपट हो गया, अब प्लान बी क्या है, ठीक है, कैसे सी पैक अफगानिस्तान में तो तालिबान आ गया, तालिबान ने तो अमन कायम कर दिया, ठीक है। तालिबान ने तो कहा कि सारे के सारे लोग काम करें, हम तो किसी कुछ नहीं कहेंगे, हम सबको प्रोटेक्शन देंगे। इवन मुहर्रम के जुलूस हो रहे थे, तालिबान वहाँ पे पहुँच गए सिक्योरिटी देने के लिए। कुछ खवातीन कल काबुल में एहतजाज कर रही थी, तालिबान वहाँ पहुँच गए उनको सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है। कहते हैं आप एहतजाज करो, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं ताकि कोई आके अटैक ना कर दे, ठीक है। तालिबान ने तो अमन कायम कर दिया, तो आप पाकिस्तान के अंदर सी पैक को डिस्टर्ब करें तो कैसे करें? BLA वो जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ठीक है।
वो टीटीपी भी खत्म हो गई हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल है, कोई इक्का दुक्का धमाका कर देते हैं, जैसे जोग टाउन में हो गया था, ठीक है। इक्का दुक्का धमाके से तो सीपैक नहीं रुकता ना। तो फिर सबसे आसान हल क्या है? अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें हम, सबसे आसान हल क्या है, या इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान हल ये है कि यार कश्मीर एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो अगर कश्मीर पे कुछ मसला हो जाता है तो सीपैक गुजरता है कश्मीर से और गिलगित से। और इंडिया काफ़ी अर्से से क्यों कह रहा है कश्मीर आज़ाद कश्मीर भी हमारा है और गिलगित भी हमारा है, ठीक है। तो और इंडिया की खुद की इकोनॉमी जो है वो सारी डेड हो चुकी हुई है। इंडिया के अंदर रियासतें जो हैं वो आज़ादी का ऐलान करती फिर रही हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर कोविड की वजह से भी मोदी साहब की बड़ी तारीफ़ें हुई हैं, जमा की तारीफ़ें हुई हैं, और भी कई मामला में इंडिया अफगानिस्तान में जो उसकी हालत हुई है बेचारे की, उससे भी बैड प्रेस उसको मिल रहा है, ठीक है। तो अपनी तो वो कहते हैं ना इज्जत सारी खूब खाते पे चली गई है, मिट्टी मिल गई है, ठीक है। तो अब इस दोबारा से जो है ना स्ट्रेंथ गेन भी करनी है, दोबारा से पाकिस्तान को भी फेंटे लगानी है, चाइना की भी फेंटे लगानी है, अमेरिका भी है, इसराइल भी है। तो ये सारे फैक्टर्स आप ऑल शामिल करो तो उनको फिर एक चीज़ नज़र आती है कि यार कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, कश्मीर में घुस जाते हैं, ठीक है। एक बार कश्मीर में घुस गए तो जंग शुरू हो जाएगी। फिर हम ये अमेरिकन थिंकिंग हुआ, मतलब कुछ लोग कहते भी हैं अमेरिकन थिंकिंग है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि यार जंग शुरू हो जाए हम उसको न्यूक्लियर तक नहीं पहुंचने देंगे, उससे नीचे रखेंगे, लेकिन उससे नीचे वो चलती रहे, ठीक है। मुझे ये लगता है कि चाइना ये पहले से सेंस कर चुका हुआ था। चाइना इसी वजह से लद्दाख में बैठा है, चाइना इसी वजह से जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और सिलगुड़ी कॉरिडोर और इन सारी चीज़ों में चाइना पहले से ही आगे बैठा हुआ है। बेसिकली चाइना ने मैसेज दे दिया हुआ है कि भाईजान ठीक है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि लड़ाई ना हो, अमन हो, ताकि ट्रेड हो, ठीक है, कनेक्टिविटी हो, ये सारा कुछ हो। लेकिन ये याद रखो कि अगर तुमने कुछ हरकत की तो हम यहाँ बैठे हैं, फिर हम भी फेंटा फुंटा लगाते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर अब मेरे जैसा बंदा, फिर मैं पढ़ूँ हदीस को, लिखा हुआ है कि सिंध की खराबी हिंद से है और हिंद की खराबी चीन से है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट आप मिलाओ तो फिर आपको वही लगता है। फिर खुरासान से झंडे बुलंद होंगे, एरिया में जाकर गाड़ दिए जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को मतलब देखता है तो बंदे को फिर ये लगता है कि यार मतलब मुझे नहीं पता अब होता है, कल होता है, परसों होता है, साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, 10 साल बाद होता है, 50 साल बाद होता है, कब होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है कब होता है। लेकिन मेरे ख्याल से उनके पास ऑप्शन अब यही रह गया बस, और कोई ऑप्शन नहीं बचा सीपैक को रोकने का। बाकी कंट्रीज में वो कर सकते हैं, जैसे हेटी का प्रेसिडेंट को उन्होंने कत्ल करवा दिया, ठीक है, और वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से चाइनीज को अभी तक मुझे लगता है अमेरिका समझ भी नहीं पाया सही तरीके से। अब अगर आप चाइना को रीड करो ना, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को कितनी स्टेटमेंट्स सुनी है आपने? कोई इक्का दुक्का आ जाती है कभी कभी, ठीक है। वो भी अभी रिसेंटली मैंने देखी थी आई थिंक अमेरिका के वजीर खारजा ने कांटेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर को चाइना के, तो वो कहता कि आपने मुझे क्यों कांटेक्ट किया ना, इसलिए उसने कांटेक्ट वो वजीर खारजा नहीं, वो बेसिकली था जो इसका है ना जनरल लॉयड ऑस्टिन, डिफेंस सेक्रेटरी है, पेंटागन का हेड है, डिफेंस सेक्रेटरी। उसने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आपका रैंक जो है ना वो इस बंदे से बात करने, आपका जो रैंक है ना उस रैंक के मुताबिक आप हमारे इस बंदे से बात नहीं करते, इससे नीचे वाले बंदे से बात कर सकते हो। तो आपको डिप्लोमेटिक तमीज का नहीं पता, ठीक है। ये इनके ग्लोबल टाइम्स के अंदर पूरा एडिटोरियल आया था, उन्होंने पूरी आर्टिकल लिखा था कि इन्होंने जो है ना इनको तमीज नहीं है, इनको ये नहीं पता डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस बंदे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ इनका बात करना बनता नहीं है, तो ये इस बंदे से बात करे जाके जिनके साथ इनका रैंक मिलता है, ठीक है। तो वो उनको मतलब समझना बड़ा मतलब डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। चाइनीज को अभी तक समझ नहीं पाया अमेरिकन, और कई लोग ये बात करते हैं कि यार चाइनीज को अभी तक ये समझ नहीं पाए। लेकिन हू नोज कौन किसको कितना समझता है, क्योंकि हम कहने को तो कह सकते हैं हम सब समझते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो पता नहीं होता। चले जो भी है अल्लाह करम करे, आगे सारे मामलात बेहतरीन हो हर जगह। अल्लाह खैर करे, आमीन।